Hi, in this video we will discuss about resolution of vector. यहाँ पे हम टू रिजोल्यूशन करेंगे, 2D रिजोल्यूशन एंड 3D रिजोल्यूशन. बट रिजोल्यूशन से पहले हमें एक बात और समझ लेनी चाहिए, और वो बात ये है कि यूनिट वेक्टर के बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेने की बहुत जरूरत है. तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर से. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और वो है सबसे पहले यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर यदि आपको याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर मीन्स व्हाट? यूनिट वेक्टर मीन्स होता है ओनली डायरेक्शन. एक ऐसा वेक्टर जिसके पास केवल डायरेक्शन होती है. यूनिट वेक्टर आ रहा है यहाँ पे, मैं तीन चीज लिख देता हूं, आई जे एंड के. क्या आपको याद आ रहा है कि आई जे के क्या क्या है? ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड बाय एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस आई जे और के होते हैं. ये बात आपको बहुत पहले से ही मालूम है. इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस आई कैप. यदि ऊपर की तरफ यूनिट वेक्टर होगा जे कैप, मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो नीचे की तरफ हो जाएगा माइनस जे कैप. केबल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 1. तो मैग्नीट्यूड 1 करने के लिए क्या करेंगे? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा. तो मैग्नीट्यूड 1 करना, मान लो हमारे पास ए वेक्टर है और इस वेक्टर का यदि हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत होती है, तो यूनिट वेक्टर की जरूरत होती है तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए. जब इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो एक सिंपल सा फार्मूला आता है कि यदि हमें ये बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है ए कैप. ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, इसके ऊपर कैप लगता है, तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए. और यदि हमें ए वेक्टर इज इक्वल टू करना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए कैप. मॉड में क्यों लिखेंगे? तो ये यूनिट वेक्टर होता है. ऐसे जेड एक्सिस में इस तरफ प्लस के और अंदर की तरफ माइनस के. एक बात आपको बहुत क्लियर तरीके से मैं समझा देना चाहता हूं कि यदि कोई पार्टिकल इधर से इधर चल रहा है तो माइनस जे कैप बोलेंगे. आप ये मत बोलो कि नहीं नहीं ये तो ये प्लस वाले डायरेक्शन में, परंतु जा कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इस डायरेक्शन को माइनस जे कैप बोलेंगे और इस डायरेक्शन को प्लस जे कैप बोलेंगे. प्लस जे कैप. इस तरफ यदि कोई चल रहा है तो प्लस आई कैप डायरेक्शन होगा, और इस तरफ चल रहा है यहीं पे तो माइनस आई कैप डायरेक्शन होगा. तो किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाता है. जरा हम थोड़ी सी बात और यूनिट वेक्टर की करते हैं, फिर हम अपने रिजोल्यूशन पे आएंगे. देखिए आप मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप. अब आपको ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा. और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए हमारे पास वेक्टर में केवल दो डायरेक्शन होती है, एक प्लस और एक माइनस. फिजिक्स में तो केवल दो डायरेक्शन होती है, एक प्लस और एक माइनस. यदि किसी वेक्टर को स्क्वायर करके रूट कर दिया जाए तो माइनस साइन खत्म हो जाता है, हमेशा प्लस साइन आता है. और जब हमेशा प्लस साइन आता है तो फिर उसकी डायरेक्शन नहीं बचती. तो किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसे स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करने के बाद रूट कर देंगे तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा. तो हम क्या करें? इसको स्क्वायर करके रूट कर दें. यदि हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये निकालना है, तो हम ये करेंगे 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप का होल स्क्वायर एंड रूट. अब इसका स्क्वायर सॉल्व करिए. स्क्वायर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको आता है ना? हाँ बोलिए ना, ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बोलिए. तो ये क्या हो जाएगा? 10 आई का होल स्क्वायर प्लस 5 जे का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू आई कैप इंटू जे कैप. अब आपको एक बात मैं बता दूं जो कि मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूं कि आई कैप स्क्वायर मतलब आई कैप इंटू आई कैप, और ये वैल्यू होती है 1. इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर.
जब आई कैप का आई कैप में इंटू करेंगे तो 1 आएगा, जे कैप का जे कैप में इंटू करेंगे तो 1 आएगा, और के कैप का के कैप में इंटू करेंगे तो 1 आएगा। ये हम अगले वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप केवल इतना याद रखिए, तो आई कैप और आई कैप स्क्वायर है तो 10 आई कैप इंटू 10 आई कैप, मतलब आई कैप 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √10 स्क्वायर। हम तो 10 स्क्वायर लिख रहे हैं, आई कैप 1 हो गया, ये कितना हो गया 5 स्क्वायर। ओके, अब यहां पे हमने क्या किया था, 2 × 10 × 5 आई कैप और जे कैप, जब भी दो अलग अलग वेक्टर के बीच में यदि हम करते हैं, तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए आई कैप जे कैप 0, आई कैप इंटू आई कैप डॉट के कैप 0, आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0। ये सब का यदि दो अलग अलग यूनिट वेक्टर में इंटू होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है और ये 0 होता है, तो ये वाला पोर्शन पूरा कितना हो जाएगा, ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ये मैग्नीट्यूड आ गया। और ये हमारे पास डायरेक्शन था, यदि हमें कैप फाइंड करना है तो 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप अपॉन √10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का किसी भी वेक्टर का यदि हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है, तो हम एक बार और कुछ करें, देखिए जरा एक और करते हैं, और इसे अब डायरेक्ट करेंगे, आपको डायरेक्ट बताना होगा। हाँ बताएंगे ना, हाँ डायरेक्ट बताना होगा, ये डायरेक्ट बताएंगे। मान लो हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ए कैप इज इक्वल टू व्हाट। चलिए, तो ए यूनिट वेक्टर तो ये है, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन स्क्वायर करके रूट करना है अंडर। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, आई कैप आई डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, और आई और जे में यदि इंटू होगा तो 0, जे और के में इंटू होगा तो 0 के, और आई में इंटू होगा तो 0। तो सीधा लिखिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। हाँ एक बार जल्दी से बोलिए कि ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। जल्दी से एक कैप निकालिए, देखिए जरा, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर यानी 4, 2 स्क्वायर यानी 4, 3 स्क्वायर यानी 9, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 4 4 8 17 रूट 17 आ जाएगा नीचे। ऐसे करके हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, और यूनिट वेक्टर में यदि हम मैग्नीट्यूड का इंटू कर देते हैं तो हमें वेक्टर मिल जाता है। तो हम तो बात रिजोल्यूशन की करने वाले थे, तो यूनिट वेक्टर तो आप वैसे ही समझ गए। चलिए हम रिजोल्यूशन और नीड ऑफ रिजोल्यूशन, हमें जरूरत क्या है ये रिजोल्यूशन की, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने की हमें जरूरत क्या है। देखिए जरा, मान लो हमारे पास एक ये कोई पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये डायरेक्शन कहाँ है, ना तो ये एक्स एक्सिस में है ना ही ये वाई एक्सिस में है, तो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर होता है, तो ना तो एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में, तो ये पॉइंट स्टार्ट पॉइंट है, टेल पॉइंट है, इस पॉइंट को वो बोल रहे हैं। यदि हम यहां से इस डायरेक्शन में यहां तक चलते हैं और फिर यहां से इस डायरेक्शन में यहां तक चलते हैं, तो हम यहां पे पहुंच जाते हैं। ये एंगल हम कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, और ये इस डायरेक्शन से करें तो बाय एक्सिस है, तो ये एक्स आई कैप हो जाएगा, एक्स मैग्नीट्यूड है, और ये बाय जे कैप हो जाएगा, और ये थीटा एंगल है। मान लो हम क्या कर दें, हमें इसको यहां पे ले आए, ये कर लें, तो ये भी थीटा एंगल होगा। क्यों होगा, ये और ये दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी बाय जे कैप होगा और ये भी एक्स आई कैप होगा। यार इसे सिंपली हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना, ये आपका आर वेक्टर है, तो ये आपका यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाय जे कैप, और ये हो जाएगा आपका एक्स आई कैप, और इसके कोऑर्डिनेट हम कितने मान लेते हैं, एक्स और बाय। देखिए ना, एक बात समझिए,
इसे समझना ही चाहिए आपको कि एक्स आई कैप हो गया, हम यहाँ से यहाँ तक गए और यहाँ से यहाँ तक गए, एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसे हम ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं, ट्राइंगल ओ ए बी ले लेते हैं, ट्राइंगल ओ ए बी ले लेते हैं। ट्राइंगल ओ ए बी में साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ट्राइंगल ओ ए बी में साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है बाय, हाइपोटेनस कितना है आर, तो बाय इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। तो इससे हम बाय के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा इंटू जे कैप। बिल्कुल ऐसे ही यदि हम cos थीटा लेते हैं, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया x, x अपॉन r, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा। यहां पे हम x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा इंटू आई कैप। देखिए ना, ये r वेक्टर था, ये r वेक्टर था, आपके पास ये r वेक्टर था, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया, वो क्या आ गया r cos थीटा इंटू आई कैप, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया r sin थीटा इंटू जे कैप। इट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और अब इसमें आप ट्राइंगुलर लॉ लगाइए, इसमें आप ट्राइंगुलर लॉ लगाइए, देखिए देखिए देखिए, इसमें ट्राइंगुलर लॉ लगेगा। अब फिर ट्राइंगल ओ ए बी हमने पढ़ा है, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, तो देखिए ना, ओ ए प्लस ए बी, ये वेक्टर ए कॉमन हो गया, क्या आ गया यहाँ पे, ओ बी वेक्टर आ गया। ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर का मतलब क्या है, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप इज इक्वल टू, ये दो कंपोनेंट में इसका रिजोल्यूशन हुआ है। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं, इसी की बात करते हैं, ये अभी थोड़ी देर मिटा देते हैं और देखिए जरा इसकी बात करते हैं। अभी हम x और y की बात, केवल x और y की बात करते हैं, तो r इज इक्वल टू ओ ए को एक्स आई कैप लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, फिर ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस बाय जे कैप, ये हमारे पास आ जाएगा। और यदि हमें आर चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर। और पता एक सिंपल सी बात अभी यहीं पे समझ लो, यदि 3D रिजोल्यूशन की बात हो, 3D रिजोल्यूशन में ये कमरा जो होता है वो 3D होता है, एक्स वाई और जेड तीनों हो जाते हैं। तो जैसे ये आए ना, तो 3D के लिए आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाय जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। और यदि हमें आर निकालना है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये 3D रिजोल्यूशन होता है। तो हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, तो एक क्या आ गया cos थीटा और एक क्या आ गया यहाँ पे sin थीटा। हम इसे फिर से मिटा देते हैं। मिटाने के बाद देखिए आप यहाँ पे ये क्या था आपका x आई कैप, इसी को हमने क्या लिखा था, r cos थीटा इंटू आई कैप, यही था ना। तो देखिए एक कंपोनेंट क्या हो गया cos थीटा, एक कंपोनेंट क्या हो गया sin थीटा। cos थीटा और sin थीटा एक दूसरे पे कितने एंगल पे रहते हैं, कितने एंगल पे रहते हैं, बताइए ना कितने एंगल पे रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से हमेशा 90 एंगल पे होते हैं। क्यों, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर कितने डिग्री पे होते हैं, बेस और परपेंडिकुलर तो हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। बेस में आ रहा है, एक परपेंडिकुलर में आ रहा है, हाइपोटेनस कॉमन हो गया। तो बोथ आर नोन एज ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, यानी cos थीटा एंड sin थीटा both are known as orthogonal components। राइट एंगल पे ये हमेशा वर्क करते हैं। इन कंपोनेंट के बारे में एक और, तो जब भी ये कंपोनेंट, ये रिजोल्यूशन कब होता है, ये रिजोल्यूशन तब होता है जब कोई भी पार्टिकल अदर देन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलता है, ना तो वो एक्स एक्सिस में चल रहा है ना ही बाय एक्सिस में चल रहा है, तो वो कंपोनेंट रिजॉल्व होता है। एक न्यूमेरिकली एक वैल्यू हम देखते हैं और आप निकालिए और जल्दी से हमें बताइए कि मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये इस डायरेक्शन में है और ये 500 न्यूटन का कोई फोर्स लग रहा है, 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ इसने मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बनाया है। तो देखिए ना, ये आपका क्या हो जाएगा, 500 cos 30 और ये हो जाएगा 500 sin 30, 500 cos 30, 500 sin 30। तो 500 इंटू रूट 3/2 न्यूटन, ये कंपोनेंट हो गया।
500 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 250 न्यूटन। अब हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट आया, तो ये और ये दो कंपोनेंट में ये रिजॉल्व हो गया। तो हमारे पास एक कंपोनेंट कैसा आया इतना, दूसरा कंपोनेंट कैसा आया, ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, परंतु गलत फहमी मत रखिए, कभी वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाए तो कॉस थीटा हमेशा उस तरफ आएगा जिस तरफ की थीटा होगा, क्योंकि एंगल के तरफ बेस होता है। यहां कॉस आएगा, इसके परपेंडिकुलर साइन आएगा। देखिए ना, एक बात हम करते हैं, एक बात और करते हैं, और वो बात प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं। आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? पता है? बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी किसी बॉडी को अदर देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं तो मोशन प्रोजेक्टाइल होती है। ये डेफिनेशन है यार, कि यदि आप किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं ना तो हॉरिजॉन्टल में थ्रो कर रहे हैं ना वर्टिकल में थ्रो कर रहे हैं, तो अदर देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आप थ्रो कर रहे हो तो फिर वो बॉडी केवल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। तो आपने ऐसी थ्रो किया है उस बॉडी को, यहां से एंगल कितना बना है थीटा, तो ये बॉडी ऐसे चल के ऐसे आएगी। थोड़ा सा डायग्राम एडजस्ट कर लो यार, ये वाला एंगल थीटा है, ज्यादा लंबा हो गया, थीटा है, तो पता है एक कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा। यदि हमने u वेलोसिटी से भेजा है तो u cos थीटा हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा u sin थीटा। तो ये वेलोसिटी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाती है। अब इन कंपोनेंट का नेचर और बिहेवियर देखिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, ये आपका हो जाएगा u sin थीटा और ये आपका हो जाएगा u cos थीटा। कंपोनेंट रहते हैं, कंपोनेंट नहीं होंगे तो फिर ये ऐसा क्यों जाएगा, फिर ये सीधा नहीं चलेगा। कंपोनेंट ही तो उसे एक्स वाई प्लेन में लेके जा रहा है। आप देखिए जरा यहां से, परंतु जब ये यहां आएगा तो u sin थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लो 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 लो, ये जीरो कैसे हो गया भैया, ये जीरो कैसे हो गया? आपको पता है u sin थीटा कहां लग रहा है? ऊपर। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां वर्क कर रहा है? नीचे। अपोज कर रहा है ना, विरोध कर रहा है ना, टांग खींच रहा है ना उसकी, धीरे धीरे उसे खत्म करता जाएगा और एट लास्ट हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके नहीं भैया, जहां पे ये जीरो हो जाएगा वहीं हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, क्योंकि ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट खत्म हो गया, ऊपर नहीं जाएगा। पर ये कंपोनेंट मरता नहीं है, पर ये कंपोनेंट मरता नहीं है, ये फिर से जिंदा हो जाएगा। और पता है जिसने उसे खत्म किया है वो ही उसे फिर से जिंदा करेगा। यहां जीरो हो गया, परंतु यहां पे u cos थीटा तो था, तो u cos थीटा तो यहां पे भी होगा, परंतु अब इस डायरेक्शन में लगेगा u sin थीटा। अब इस डायरेक्शन में u sin थीटा रखेगा। किसने खत्म किया था? इस तरफ, यहां से यहां तक आधे फोर्स में इसका अपोज कर रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स g। आगे चल के वही ग्रेविटेशनल फोर्स उसे सपोर्ट करने लगा। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अरे वो कोई लॉ यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा है, वो तो एक लॉ ऑफ नेचर है। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट थोड़ी देर के लिए जीरो हो गया, अब ऊपर नहीं जाएगा, परंतु आगे बढ़ेंगे तो ये कंपोनेंट कहाँ वर्क करने लगा? ये कंपोनेंट डाउनवर्ड वर्क करने लगा और u sin थीटा यहाँ पे हो गया। और डायरेक्शन जब भी निकालनी होती है ना, डायरेक्शन जब भी निकालनी होती है हम tan थीटा से निकालते हैं। यदि हमें यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी है, ये एंगुलर थीटा, इसको ऐसे बना दो, ये कंपोनेंट u sin थीटा है और ये कंपोनेंट u cos थीटा है। आपको पता है u cos थीटा और u sin थीटा tan थीटा हो जाता है। ओके, तो फाइनली हमें डायरेक्शन भी निकालनी होती है तो हम ऐसे करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा 2D रिजोल्यूशन। थोड़ा थोड़ा मैंने 3D रिजोल्यूशन भी आपको बताया कि मान लो अब हम थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। पता कर वो ही रहे हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। पहले जो आपको समझाया था ना, आप उससे अलग तरीके से समझा रहा है। ये आपका एक एक्सेस सिस्टम है, इसे भी समझ लीजिए। आप पूरी तरीके से समझेंगे तो एप्लीकेशन मोड में आओगे। और आपको पता कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब एप्लीकेशन मोड होता है। एप्लीकेशन मोड में आने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये हमारे पास कोई पार्टिकल है P जिसके कोऑर्डिनेट ए एक्स एंड ए वाई हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ये एक्स हो गया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ये यहां से यहां तक ए वाई हो गया। आपको मालूम है ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यदि ये आर है
तो ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। बन गए ना आपके फिर वही दो कंपोनेंट, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बैक करते हैं। चलिए इसे छोड़िए, फ्रिक्शन की बात करिए। ये कोई आपका इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे आपके पास कोई बॉडी रखी हुई है, ये है बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे। अच्छा, जब हम इसे ऊपर कर रहे हैं, ये थीटा एंगल है, कुछ देर बाद ये स्लाइड होने लगती है। कौन करता है स्लाइड? भूत प्रेत कोई फोर्स करता है और ये फोर्स सिस्टम जनरेट फोर्स है। और देखिए जरा, इसका mg परपेंडिकुलर डाउनवर्ड वर्क करेगा, जब इसके परपेंडिकुलर तो नहीं है, इसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये mg रिजॉल्व टू टू कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। आपको मालूम है ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है और यहां पे यदि हम इसे सीधा आगे बढ़ाएं तो ये एंगल कितना हो जाएगा 9। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। देखिए ना, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा और इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये पूरा एंगल तो 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। दूसरे शब्दों में ये समझिए यार कि जब ये ऊपर होता है, जितना ऊपर होगा ये उतना ही इधर होता चला जाएगा, यहां से ऐसा, तो ये थीटा एंगल हो जाएगा। तो ये थीटा एंगल है, तो ये क्या आएगा? बोलिए बोलिए बोलिए। जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ cos थीटा होता है, तो ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा वो होगा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा इसे स्लाइड करवाएगा। mg cos थीटा क्या करेगा? कुछ नहीं, आलसी है। नो, mg cos थीटा को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा mg cos थीटा को और mg sin थीटा बॉडी को स्लाइड करवा के नीचे पहुंचा देगा। इस तरह से 2D रिजोल्यूशन होता है। और 3D रिजोल्यूशन में तो मैंने आपको बताया, अभी मैं डायग्राम बना के भी बात करूंगा। अभी इससे तो मिटा के थोड़ा सा साफ करते हैं और मोदी जी का अभियान चलाते हैं, यहाँ पे बोर्ड की सफाई कर ली जाती है और जब बोर्ड की सफाई कर ली जाती है तो फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं। चलिए हम कुछ एडिशन आप वेक्टर करते हैं। ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। 100 न्यूटन है और इसी तरफ एक वेक्टर 50 न्यूटन है। इन दोनों को ऐड करना है, दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे तो जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर हो जाएगा 100 प्लस 50 न्यूटन का, यानी 150 न्यूटन। 150 न्यूटन। ओके ठीक है, बच्चों वाली चीज थी, टाइम वेस्ट हो गया, नहीं हुआ। चलिए एक बार और टाइम वेस्ट करते हैं। ये आपका 100 न्यूटन है और एक वेक्टर इधर आ रहा है, ये है 50 न्यूटन। आप देखिए ना, हमने ये वाला सिस्टम बनाया था, ये वाला एंगल यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक जो एंगल होता है 180, यहां से यहां तक जो एंगल होता है 270, पूरा घुमा देंगे तो 360 हो जाएगा। ये दोनों अपोजिट होगा, यानी ये वेक्टर इस वेक्टर के 180 और 180 मतलब इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया तो इधर तो माइनस साइन होता है ना, तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो आपका हो जाएगा 100 माइनस 50 न्यूटन और ये हो जाएगा 50 न्यूटन। अच्छा ये भी तो आपको आता था, ये भी आपका टाइम वेस्ट हो गया। लो टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अरे यार नहीं कर रहे, देखो ये वाला शायद आपको नहीं आता, और आता हो तो बहुत अच्छी बात है, आना ही चाहिए। देखिए तेरा तीसरा वाला करा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, अब हम थर्ड की बात कर रहे हैं। ये वेक्टर है आपका 100 और अब ये वेक्टर आ गया, ये वेक्टर आ गया, चलो इसे भी 100 न्यूटन मान लेते हैं। ये वेक्टर आपका ये भी 100 न्यूटन आ गया। अब इन दोनों को ऐड करिए भैया, ये तो ना तो इसके डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस वेक्टर को हमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वेक्टर को, इसको नहीं, केवल इस वेक्टर को हम आगे ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, ये 100 न्यूटन था, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कितना था 100 न्यूटन, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 एंगल 30 है तो 100 cos 30 और इस वाले डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 100 sin 30।
बाय एक्सिस में कितना हो गया 100 साइन 30, साइन 30 1/2 होता है ना, साइन 30 1/2 होता है, तो कितना हो गया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 50 हो गया, और ये हो गया शायद √3/2। चलो यार √3/2 ही लिख देते हैं, cos 30, cos 0 1, फिर √3/2, फिर 1/2, फिर 1/√2। हाँ ठीक है, तो cos 30 ये आपका कितना आ गया 100 इंटू √3/2, 50 इंटू कर देना साल 0.1.72 65 कुछ होगा। चलो छोड़ो यार, ये आपका हो गया। अब आप देखिए इस वेक्टर को, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया वो 100√3, 50√3 कर देते हैं, 50√3 हो गया, और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 50 न्यूटन हो गया। अब आप देखिए जरा इसका जो एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस में हो जाएगा 100 प्लस 50√3 आई कैप, और बाय एक्सिस में कितना हो जाएगा, बाय एक्सिस में, इसका बाय एक्सिस में कितना है 0, और इसका बाय एक्सिस में है 50, और ये हो जाएगा जे कैप। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया, टोटल फोर्स जो हमारा आया वो आ जाएगा 100 प्लस 50√3 आई कैप प्लस 50 जी कैप। सही बताना, सही बताना, ये तुम्हें आता था कि नहीं, ये तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है कि नहीं, शायद नहीं हुआ, शायद हुआ है। चलिए हम थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद इसकी डायरेक्शन बदलते हैं, और फिर थोड़ा सा व्यवस्थित आप और जनाब तकल्लुफ के साथ इसे हम फिर से समझाते हैं आपको। मान लो हमारे पास ये हो गया 100 न्यूटन, और ये है आपका एक वेक्टर, ये 200 न्यूटन है। मान लो इसके साथ ये भी 30 एंगल बना रहा है, ये देखिए आप। अब हम यहां पे निकालेंगे F1x इज इक्वल टू कितना, इसके कारण, फिर F2x कितना, इसके कारण, और फिर इन दोनों को ऐड करके हम निकाल लेंगे Fx। अब इसकी बात करेंगे तो F1 बाय, फिर F2 बाय, और फिर इन दोनों को जोड़ के F बाय निकाल लेंगे, तो F इज इक्वल टू हमारे पास वेक्टर आ जाएगा Fx आई कैप प्लस F बाय जे कैप। ये तरीका होता है करने का, तरीका होता है। तो इसके लिए आप करिए जरा, इसके लिए जब आप करेंगे तो एक थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लेके हम करते हैं। ये जो होगा ये इस डायरेक्शन में है, ये 200 न्यूटन है, तो एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा, एंगल कितना है 30 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा लिख देना है 30 डिग्री। ये बताइए क्या होगा ना, ये वाला cos थीटा में आएगा ना, तो ये आएगा 200 cos 30, और ये हो जाएगा 173.2 न्यूटन। और ये जो इस तरफ होगा, इस तरफ जो हमारा कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 200 sin 30, यानी कि 100 न्यूटन। तो हमें ये वेक्टर दो मिल गए, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में 173.2 न्यूटन, और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन। यानी इसका इफेक्ट जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में नहीं था, उसका इफेक्ट हमें दोनों एक्सिस में मिला। इसमें इतना परंतु एक बात देखिए ना, ये इस तरफ है और ये कितना 180 पे है। तो जब हम F2x इसके कारण, और इसका ये आ रहा है, तो F1x लिखेंगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा, F2x लिखेंगे तो -173.2 न्यूटन लिखेंगे, और इसे सॉल्व करेंगे तो 73.2 न्यूटन आएगा Fx। और F1 बाय के कारण, तो इसके कारण तो बाय पे 0 था, और इसके कारण बाय पे कितना है 100 न्यूटन। तो ये कितना आ गया आपका 100 न्यूटन। F बाय इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा -73.2 आई कैप प्लस 100 जे कैप। ये रिजल्टेंट वेक्टर है।
यदि हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पहली बार आपके शहर में पहली बार ही बताया जा रहा है, डायरेक्शन निकालनी है तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपन, तो टोटल परपेंडिकुलर ये है और टोटल बेस ये है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 100 अपॉन 73.2, ये डायरेक्शन है, ऐसे निकाली जाती है। दो के कर लिए, थोड़ा सा टप करें, थोड़ा और टप करते हैं और अब हम 3 वेक्टर के लिए बात करते हैं। हो हे माझी रे, चलिए शुरू करते हैं और थर्ड वेक्टर की बात करते हैं। थर्ड वेक्टर भी आपको समझना ही है। 3 है, एक है हमारे पास 100 न्यूटन, दूसरा है हमारे पास 200 न्यूटन। इतनी देर से एक ही एंगल ले रहा तो एक ही ले ले, कैलकुलेशन इजी होता है, प्लस करना है। और तीसरा है 50 न्यूटन। इसके कारण F1x इज इक्वल टू 100 न्यूटन, F2x इज इक्वल टू पता नहीं निकालते हैं, F3x इज इक्वल टू, ये तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कोई रिजोल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे तो x एक्सिस में कुछ नहीं आएगा, x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, तो ये 0 हो गया। F2x निकालेंगे। अब हम इसके लिए लिखेंगे, बीच वाले को तो ऐड कर ही देंगे उसमें, इसके लिए लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे F1 बाय इज इक्वल टू, क्या ये बाय एक्सिस में कुछ है? नहीं है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये 1/0। F2 बाय, इसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा, F3 बाय, देखिए ना नीचे जा रहा है, नीचे जाने का मतलब क्या होता है? नीचे जाने का मतलब वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, तो माइनस साइन लगा दिया जाए इसमें। अब हम इसके कंपोनेंट यहाँ निकाल ले तो इसमें ऐड कर देंगे, कंपोनेंट तो आपने बहुत बार निकाले। 200 न्यूटन जो है, 200 न्यूटन इस तरफ हो जाएगा, ये एंगल 30 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 cos 30। अब तो आपको वैल्यू रट गई होगी 173.2 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा 200 sin 30, तो ये बराबर हो जाएगा कितना? 100 न्यूटन। चलिए बाय कंपोनेंट 100 न्यूटन आ गया ऊपर की तरफ 100 न्यूटन, और इस तरफ यहाँ पे एरो बना देना चाहिए, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। इस तरफ तो ये प्लस है, प्लस डायरेक्शन में है, तो F2x, इसके कारण क्या आ जाएगा 173.2 न्यूटन, और बाय F2 बाय ऊपर की तरफ है तो ये कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो Fx इज इक्वल टू आ जाएगा 273.2 न्यूटन, और F बाय यदि हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 50 न्यूटन, तो F वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 273.2 न्यूटन प्लस, अच्छा 2 न्यूटन की जगह हम क्या लिखेंगे? आई कैप, यूनिट तो न्यूटन है ही, प्लस पूरे की यूनिट न्यूटन होती है, यहाँ पे जे कैप, पूरे में ऐसे करके न्यूटन भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास 3 वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया। इसी वेक्टर को यदि हम डायरेक्शन चेंज कर देते, हम इसे ऐसा नहीं लेके हम इसे ऐसा ले लेते, 200 न्यूटन ही रहने दो, ये एंगल 30 ही रहने दो, केवल ये वाला कंपोनेंट आपका देखिए ना, ये जो ऐसा हो जाएगा, नहीं ये देखिए, तो ये जो है तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये 173.2 न्यूटन हो जाएगा, एक तो ऊपर ही आएगा, तो ये आपका 100 न्यूटन हो जाएगा, बस ये वाला माइनस हो जाएगा, तो 273 की प्लेस पे 73.2 हो जाएगा। ये हमारे पास इस डायरेक्शन में आ गया। तो कुछ ऐसे एडिशन होते हैं, रिजोल्यूशन होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल स्क्रीन टाइम पे भी ऐड कर दी जाएंगे। स्क्रीन टाइम पे मैं नहीं दिखूंगा, केवल आपके सामने न्यूमेरिकल होंगे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल, एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल। वेक्टर आपको पता है, वेक्टर का मतलब पूरी फिजिक्स होती है, तो कुछ अच्छे न्यूमेरिकल।
हाय, मैं संजीव। अब आपको दिख तो नहीं रहा हूँ, विश्वास है कि आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो फिर दिखाई दे रहा तो पढ़िए ना। ए कार टेबल 6 किलोमीटर टू बर नॉर्थ एट एंगल 45 डिग्री टू द ईस्ट। वो नॉर्थ जा रही है परंतु ईस्ट से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो हम इसे ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास डायरेक्शन हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। 45 डिग्री ईस्ट से बना रही है, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। ये एंगल 45 डिग्री हो गया है। ओके, टू द ईस्ट एंड देन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टू बर नॉर्थ एट एंगल 135 डिग्री टू द ईस्ट। टूवर्ड नॉर्थ जा रही है, यहाँ से ही चलने वाली है, परंतु हम उससे पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में यहीं से बनाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि इस डायरेक्शन में जा रही है और ये जो एंगल है ना वो 135 है। तो हम इस एंगल से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया। 6 किलोमीटर ये आपका मैग्नीट्यूड है, 6 किलोमीटर, और इस तरफ का मैग्नीट्यूड है 4 किलोमीटर। पढ़ा है आपने रिजोल्यूशन 6 किलोमीटर अदर देन एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस। इसको एक्स मान लेंगे और इसको बाय मान लेंगे। तो ये रिजॉल्व हुआ इस डायरेक्शन में 6 cos 45 डिग्री, और इस डायरेक्शन में 6 sin 45 डिग्री। दूसरे का भी देखिए, इसका रिजोल्यूशन फिर इस डायरेक्शन में हो जाएगा 4 cos 45 डिग्री, और ऊपर की तरफ जो रिजोल्यूशन होगा वो 4 sin 45 डिग्री। अब हम पूरा एक्स कंपोनेंट फाइंड करें, नेट मूवमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो नेट मूवमेंट निकालेंगे, नेट मूवमेंट along x डायरेक्शन। अब आप देखिए, ये इस डायरेक्शन में प्लस और ये इस डायरेक्शन में है माइनस। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 6 cos 45 माइनस 4 cos 45। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 4 cos 45, और cos 45 1/√2 होता है, तो ये 2/√2 हो जाएगा, और इसका मतलब तो √2 ही होता है, √2 किलोमीटर। एक्स एक्सिस में हमें कितना मिल गया, √2 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना है, नेट मूवमेंट अलोंग बाय डायरेक्शन। बाय डायरेक्शन में देखिए दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 + 6 sin 45। तो आपका क्या हो जाएगा, 10/√2। sin 45 तो 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 5√2 किलोमीटर। नेट मूवमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट 6 + 4 10 किलोमीटर हो ही जाएगा। एक डायरेक्शन में 6 चली, एक में 4 चली, तो नेट मूवमेंट तो 10 किलोमीटर हो ही जाएगा। रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालते हैं, तो tan थीटा का मतलब क्या होता है, बाय कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट्स। तो बाय कंपोनेंट 5√2 और एक्स कंपोनेंट √2 = 5। तो tan थीटा = 5, तो थीटा = 79 डिग्री। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए देखिए जरा, हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है 30 न्यूटन। यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क कर रहा है, वो है 15 न्यूटन, और ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, वो है 10 न्यूटन। अब आपको इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इस 15 न्यूटन को रिजॉल्व करें। sin 30, 10 न्यूटन को रिजॉल्व करें। देखिए 10 cos 45, 15 cos 30। तो 15 cos 30 में 10 cos 45 माइनस करेंगे, तो हमें एक्स एक्सिस की बात होगी। तो सबसे पहले हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करें। एक्स कंपोनेंट हो जाएगा
10 cos 45 माइनस 15 cos 30। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, इसे लिख देंगे वैल्यू, आप लिख देना 10/√2 माइनस 15 इंटू √3/2 और ये हो जाएगा आई कैप। बाय कंपोनेंट निकालिए। बाय कंपोनेंट यदि हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय कंपोनेंट में देखिए ये दोनों ऐड हो रहे हैं माइनस जे की डायरेक्शन में, ये माइनस जे होगा और ये ऊपर चल रहा है ये प्लस जे होगा। तो आप 30 माइनस और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 10 sin 45 प्लस 15 sin 30। वैल्यू रख रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो बाय कंपोनेंट हमारा क्या आ गया, बाय कंपोनेंट आ गया 30 माइनस 10/√2 प्लस 15/2 और इस पूरे को हम क्या लिख देंगे, जे कैप। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आया एफ वेक्टर इज इक्वल टू आया, कैलकुलेशन आप ही करेंगे, 10/√2 माइनस 15 इंटू √3/2 आई कैप प्लस 30 माइनस 10/√2 प्लस 15/2 जे कैप। इस रिजोल्यूशन से हटके एक और एक अच्छा न्यूमेरिकल मुझे यहाँ पे मिला, बहुत स्पेशल न्यूमेरिकल नहीं है परंतु बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला न्यूमेरिकल है। यदि a इज इक्वल टू दिया है 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप एंड b इज इक्वल टू दिया है, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू उन्होंने दिया है 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, और उन्होंने बोला है कि हमें फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है ये इंपॉर्टेंट है। ए फाइंड करना है, स्केलर यानी बी फाइंड करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है एंड बी माइनस ए फाइंड करना है। अच्छा, उन्होंने बोला कि इनकी डायरेक्शन भी पता करना है, स्केलर मैग्नीट्यूड भी निकालना है और फिर डायरेक्शन भी निकालना है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए। तो हमने आपको क्या बताया था, यदि ये फाइंड करना है तो इन दोनों वेक्टर को स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, √4 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5। और बता दी डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन निकालना है तो tan अल्फा बाय कंपोनेंट अपान एक्स कंपोनेंट, यानी क्या हो जाएगा 3/4। ये डायरेक्शन हो गया। अब सेकंड नंबर हम क्या फाइंड करें, सेकंड नंबर में हम बी फाइंड करें। बी फाइंड करने के लिए देखिए ना, ये क्या हो जाएगा √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 10। यदि यहाँ पे भी डायरेक्शन चाहिए तो tan अल्फा इज इक्वल टू बाय कंपोनेंट 8 एक्स कंपोनेंट 6। ये कंपोनेंट जरूर याद रखेंगे। अब हमें थर्ड नंबर पे क्या फाइंड करना है, a प्लस बी फाइंड करना है। तो a प्लस बी, तो सबसे पहले हम निकाल लें a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, यानी इसको इसके साथ ऐड कर दिया तो 4 6 10 आई कैप हो जाएगा, और इसको इसके साथ ऐड कर दिया जाए तो प्लस 5 जे कैप हो जाएगा। और यदि हमें ए बी चाहिए तो a प्लस बी यदि हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा √10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का मतलब होता है 11.2 यूनिट। और यदि इसकी डायरेक्शन भी चाहिए तो tan अल्फा इज इक्वल टू बाय कंपोनेंट 5 अपान एक्स कंपोनेंट 10 इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 तो ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट थिंग इज बी ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी में देखिए ये माइनस बी, तो 4 - 6 क्या आएगा, ये 4 - 6 करेंगे तो इज इक्वल टू -2 आई कैप, और यहाँ पे यदि हम ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो -3 - 8 ये हो जाएगा -11 जे कैप। ये हमारे पास आ गया। अब यदि हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो अभी तो ये वेक्टर थे, अब यदि हम a माइनस बी फाइंड करना चाहते हैं
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट -2² प्लस -11 का होल स्क्वायर, और ये सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5√5। और यदि इसकी डायरेक्शन चाहिए तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बाय कंपोनेंट यानी 11/2। अब हमारे पास एक और लास्ट बचा है, ये जगह हमने निकाल लिया है। फाइंड कर लेंगे b माइनस ए, पहले b वेक्टर माइनस ए वेक्टर फाइंड करेंगे। ये था आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, वो वीडियो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट भी हम डॉट प्रोडक्ट भी बहुत यूज करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए यदि समझ में आता है। आपके क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और बहुत जल्दी ही मैं नोट्स भी डालने वाला हूँ, वेबसाइट बन रही है ना यार। बाय।